हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पादपों में अनुकूलन के बारे में। हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत, अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत जो पादप पाए जाते हैं उनके अंतर्गत अनुकूलन होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, और जिसके कारण से वो पादप होते हैं उस वातावरण के अंतर्गत अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, प्रजनन कर पाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा पाते हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में यदि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत जो पादप पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार से अनुकूलन होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। हम देखेंगे कि मरुस्थलीय पादप होते हैं, कुछ जलीय पादप होते हैं, कुछ पर्वतों के अंतर्गत पाए जाने वाले पादप होते हैं, कुछ शीत प्रदेशों के अंतर्गत पाए जाने वाले पादप होते हैं, कुछ लवणीय अर्थात दलदली भूमि में पाए जाने वाले पादप होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के क्या होते हैं, पादप होते हैं। और इन सभी पादपों में अलग अलग प्रकार के अनुकूलन, कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, वो पाई जाती हैं। और ये विशेषताएं होती हैं इन सभी पादपों को उस विशेष वातावरण में, उन विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत जिंदा रखने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं मरुस्थलीय पादपों से। हम देखेंगे कि मरुस्थलीय पादप होते हैं उनमें कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं। हमें पता है कि जो मरुस्थल होता है, हमें पता है कि जो मरुस्थल होता है वहां की परिस्थितियां कैसी होती हैं। मरुस्थल होता है जहां पर पानी की बिल्कुल कमी होती है, ताप होता है बहुत ज्यादा होता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी होती है वो रेतीली होती है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थितियों में पादपों को अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत वो सर्वाइव कर पाए। और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां वो उत्पन्न करते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं वो उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम मरुस्थलीय पादपों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो भाई, मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है, पहली तो यह परिस्थिति होती है। तापमान होता है वो अधिक होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, क्योंकि ताप अधिक होगा तो अधिक ताप के कारण से जो पानी है वो वाष्प के रूप में ज्यादा बदलता है, और जिसके कारण से पादपों से मान लो चाहे इसी भूमि से मान लो, ये वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। तो वाष्पीकरण तेज होता है। ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए पौधे होते हैं जिन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। याद रखना, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। तो जिन्हें जीरोफाइट कहते हैं में विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों को सहन करने के लिए इन पादपों में विशेष अनुकूलन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, मरुस्थलीय पादपों को हम जीरोफाइट पादप भी कहते हैं। अब देखो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, ये हमें इन पादपों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सारी चीजें हमारी छोटी क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होती हैं। यहां पर इन सारी चीजों को हम केवल और केवल इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता होती है। पहले से ये सारी चीजें आपको पता होती हैं, तो इतना ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत होती नहीं है। चीजों को बस एक बार देखना है जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। देखो, सबसे पहले ये जो पादप होते हैं इनकी पत्तियां होती हैं, उनके स्थान पर कांटे हो जाते हैं। कहने का मतलब पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है। और पत्तियां किस रूप में बदल जाती है, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। पत्तियां विशेष तौर से दिखती नहीं है। क्यों भाई, इसका फायदा क्या होगा? कांटों का पहला फायदा तो वो पादप को सुरक्षा दे रहा है, लेकिन यहां पर सुरक्षा देना मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहां पर मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्तियों की जगह आपके कांटे आ गए, तो पत्तियां होंगी, अगर वो नहीं होंगी तो वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा या बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएगा।
वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जल की हानि क्या होगी, कम से कम। और क्योंकि मरुस्थल में जल बहुत सीमित मात्रा में है, इस कारण जल की हानि को रोकना पड़ेगा। तो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन होता है वो बहुत कम हो जाता है, और साथ ही यह जानवरों से क्या देती हैं, सुरक्षा देता है। तो सुरक्षा का काम तो कर रहे हैं कांटे, दूसरा वाष्पोत्सर्जन को कम कर रहे हैं, जिससे जल की हानि क्या हो, कम, जल की हानि क्या हो, कम हो। तो ये विशेषता होती है ऐसे पादपों के अंतर्गत। दूसरी विशेषता देखो, मोटा और रसदार तना होता है। अब आप बोलोगे कि जब पत्तियां हैं ही नहीं तो फिर इनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा भाई, पत्तियां तो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और पत्तियां तो बदल गई हैं कांटों के रूप में। तो इनका तना होता है वही हरा होता है, और साथ साथ में तना होता है वो मांसल होता है, उसके अंतर्गत एक तरीके से पानी होता है वो स्टोर होता है, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं वो स्टोर होते हैं, और वो उस परिस्थितियों में उस पादप को जिंदा रखते हैं। तो तना होता है मोटा और रसदार होता है, साथ साथ में हरा होता है। कैसा तना होता है, हरा। तो इसमें पानी संग्रह होता है, तना होता है उसके अंतर्गत पानी भी संग्रह होता है, साथ साथ में तना होता है यही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हरे रंग का होता है क्योंकि पत्तियां होती नहीं है या बहुत कम है, तो प्रकाश संश्लेषण तो करना पड़ेगा, तो प्रकाश संश्लेषण का काम है यही मोटा और रसदार तना कर रहा है। तो दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता, इनकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर एक मोटी क्यूटिकल की परत होती है। जिन पादपों में पत्तियां होती हैं भाई, जिनमें नहीं है उनमें तो बात नहीं कर रहे, जिन पादपों में पत्तियां होती हैं उसके ऊपर, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई पत्ती है, तो इसके ऊपर क्या होगी, ऐसी एक मोटी परत पाई जाएगी। पत्ती के ऊपर क्या पाई जाती है, एक मोटी परत पाई जाती है जो इस पत्ती को एक तरीके से ढककर रखती है। इसका क्या फायदा हुआ कि मोटी क्यूटिकल की जो परत है वो वाष्पोत्सर्जन से बचाएगी। मोटी क्यूटिकल की परत है ये तने पर भी होती है, पत्तियों पर भी होती है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन से क्या करती है, बचाती है और जल की हानि को रोकती है। तो पत्तियां और तने पर एक मोटी मोम जैसी परत होती है, क्यूटिकल का मतलब मोम जैसी एक पारदर्शी परत होती है, और यह पानी के वाष्पीकरण को क्या करती है, कम करती है। तो तीन विशेषताएं हमने देखी हैं कि पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, तना होता है मोटा रसदार और हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण यही करता है, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है जो जल की हानि को रोकती है, वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है, कम करती है। तो ये तीन विशेषता। चौथी विशेषता देखो भाई, चौथी विशेषता देखो, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, और रंध्र तो आप जानते होंगे कि जो हमारी पत्तियां होती हैं या जो हमारा तना होता है हरे रंग का, वहां पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनसे पादप होता है इन गैसों को ग्रहण करता है। भाई छोटे छोटे छिद्र हैं, छिद्रों को रंध्र कह रहे हैं, जिनसे पादप है जैसे वायुमंडल से CO2 गैस को ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और जो ऑक्सीजन निकलती है उसको बाहर छोड़ता है। साथ साथ में यहीं से वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो इनके जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, ये विशेष प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, विशेष प्रकार के। ये स्टोमेटा है या रंध्र हैं, ये विशेष रूप से रात्रि के समय पर खुलते हैं। किस समय खुलते हैं, रात्रि के समय पर। इससे फायदा क्या हुआ भाई, भाई दिन में धूप ज्यादा है, अब रंध्र खुलेंगे, अब बिना रंध्र के तो काम भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मान लो CO2 अंदर जाएगी नहीं, जो अंदर ऑक्सीजन बनी है वो बाहर नहीं निकलेगी, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा भाई। इसका मतलब रंध्रों का खुलना तो जरूरी है। लेकिन अगर दिन में खुले तो वो गैस तो आदान प्रदान होगा ही होगा, पानी और बाहर निकल जाएगा, वाष्पोत्सर्जन और हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये गैस से बाहर भी निकल जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आ जाए, और पानी की हानि कम से कम हो, वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। तो ये रंध्रों की विशेषता होती है
इन्होंने अपने अंदर ऐसे अनुकूलन विकसित किए हैं कि ये रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं, जिस समय प्रकाश बिल्कुल कम होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की संभावना बिल्कुल क्या हो गई? कम। गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। साथ साथ में इसी समय ये CO2 गैस को अंदर ग्रहण कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, उसका संग्रह कर लेते हैं। और संग्रह करने के बाद में, रात में लेने के बाद में, दिन होते ही, प्रकाश निकलते ही वो रंध्र तो हो जाते हैं बंद। अब CO2 पहले से इनके पास स्टोर है, तो दिन के समय में वो प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है। और ऐसे पादपों को हम बोलते हैं CAM पादप। CAM का मतलब होता है ट्रेशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक विशेष प्रकार के पादप होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जल की हानि को रोकने के लिए होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा कि CAM पादप क्या है। तो स्टोमेटा का विशेष व्यवहार होता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं CAM प्रक्रिया। ये क्या करते हैं कि जो इनका स्टोमेटा होता है या रंध्र होता है, ये रात में खुलते हैं और दिन में क्या रहते हैं? बंद। इससे दिन में पानी की हानि क्या होती है? कम। और रात के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसका स्टोर कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो काम हो गया। और उस गैस को ये आपके क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो इसे कहते हैं, इसके रूप में, विशेष प्रक्रिया के रूप में ये उसको क्या कर लेते हैं? स्टोर करे लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि CMP पादप होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो ये मुख्य विशेषता है, ये आपके लिए मुख्य विशेषता है। बाकी आप सारी चीजें जानते थे पहले से, ये विशेषता हमने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट देखो भाई, जड़ तंत्र। मरुस्थलीय पादप होंगे, उनके पास पानी की कमी है, तो इनकी जड़ें होती है एकदम गहरी होती है, जिससे पानी को क्या कर सके? अवशोषित कर सके। तो जड़ें होती हैं, गहरी होती हैं, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पानी का क्या कर सके? अवशोषण कर सके। छठी विशेषता देखो, पत्तियों की संख्या बहुत ही कम या अनुपस्थित होती है। ये तो बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है किसके अंतर्गत? कांटों में। तो पत्तियां या तो बिल्कुल कम होती हैं या होती ही नहीं है। और पत्तियां क्यों नहीं है भाई? सबसे मुख्य कारण है वाष्पोत्सर्जन को रोकना। कई पादपों में पत्तियां बहुत छोटी या नहीं होती हैं, इससे क्या होता है? जल संरक्षण होता है, जल की हानि नहीं होती। फिर नेक्स्ट होती है धीमी वृद्धि। भाई परिस्थितियां ऐसी हैं कि पानी बहुत कम है, तो ये वृद्धि करने के बजाय जिंदा रहने पर फोकस करते हैं, सर्वाइव करने पर फोकस करते हैं। वृद्धि होती बहुत धीमी धीमी होती है। भाई इनको संसाधन इतने मिल रहे हैं, इनके पास पानी की कमी है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पोषक पदार्थों की कमी है, तो वृद्धि एकदम धीमी होती है। ये जिंदा रहने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो मरुस्थलीय पादप धीरे धीरे बढ़ते हैं, कम संसाधनों में लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। फिर इसके बाद में बीजों का विशेष अनुकूलन। इनके बीज होते हैं, उनकी भी विशेषता होती है कि ऐसे बीज होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अनुकूलित नहीं होते हैं। नॉर्मली बारिश के समय में क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। बीज लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं और बारिश के समय पर ये इनमें क्या होता है? अंकुरण होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जो हमने 8-9 विशेषताएं पढ़ी हैं, ये हमने कौन से पादपों की पढ़ी हैं? मरुस्थलीय पादपों के लिए पढ़ी हैं। और उन पादपों को हम जीरोफाइट प्लांट से कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये और CAM प्रक्रिया वाली मैंने आपको बताई। बाकी सारी चीजें आप पहले से भी जानते हैं। बाकी सारी चीजों को आपने एक बार देख लिया तो आपकी याद हो जाती है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी ध्यान रखना कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। तो आप CAM प्रक्रिया अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनके रंध्र होते हैं वो रात्रि के समय में अधिक खुलते हैं, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि कम से कम हो। और इसी समय में, रात्रि के समय में, CO2 गैस को ये अंदर ग्रहण करके उसको स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और सुबह होते ही या दिन होते ही रंध्र हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और ऐसे पादपों को हम CAM पादप, क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पादप कहते हैं, जो इनकी जल की हानि को रोकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको
ध्यान रखनी है। उदाहरण देखो, मरुस्थलीय पादपों में एक तो है कैक्टस, एक है नागफनी, एक है खजूर। देखो यहां पर कुछ 2-3 उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यही 2-3 उदाहरण ही होते हैं। मरुस्थलीय पादप बहुत प्रकार के होते हैं। यहां पर कुछ मुख्य उदाहरण हैं, कुछ पादपों के उदाहरण हैं, वह आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यही पादप होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जो आप अलग अलग तरीके के पादप आप देख रहे हैं, ये पादप हैं विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम जीरोफाइट प्लांट्स या मरुद्भिद पादप कहते हैं। इन पादपों में सबसे पहले आप एक पादप देख रहे हैं जो नागफनी का पादप है, और इसकी जो पत्तियां आप देखोगे वास्तव में ये पत्तियां नहीं है, ये तना है, हरे रंग का है और इसके ऊपर कांटे उपस्थित हैं। ये आप देख रहे हैं कैक्टस जो लंबा लंबा है, लंबे लंबे हैं और कांटे हैं, वास्तव में इसका तना ही है, पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है, इसे डंडाथोर भी कहते हैं। और ये पादप आप देख रहे हैं जो एक लंबा खजूर का पादप है, और यह भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी पादप होते हैं, ये हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और इनमें विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये पहली चीज हो गई है हमारा, वो हो गए हैं मरुस्थलीय पादप, मरुद्भिद पादप या जीरोफाइट प्लांट्स। इसके बाद में दूसरे पादपों के बारे में जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो पादप होते हैं हमारे जलीय पादप। वो कौन से पादप हैं? जलीय पादप। अब जलीय पादपों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। यहां इनके पास पानी की अधिकता है, पानी की क्या है? अधिकता। मिट्टी इनके पास इतनी ज्यादा होती नहीं है, इनको पानी से एक तरीके से बचना है। तो यहां की परिस्थितियां बिल्कुल ही क्या होती हैं? अलग होती हैं। देखो जलीय पादप जिन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं, मरुद्भिद पादपों को हम बोलते थे जीरोफाइट, इनको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट। क्या कहा जाता है इन्हें? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। वे होते हैं जो पानी में या पानी के पास उगते हैं। इनके सामने मुख्य चुनौती क्या होती है कि ऑक्सीजन की कमी। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलित रूप में पाई जाती है। पानी का दबाव होता है, सहारा इनके लिए समस्या है, इसलिए इनमें विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते, क्योंकि पानी के बहाव में इनको सहारा चाहिए। तो यहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं उन परिस्थितियों से, और इन पादपों को अपने आप को इसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में ये जिंदा रह सके। मुख्य अनुकूलन देखें तो देखो, अब देखो जो जलीय पादप है, जलीय पादप है, इनको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सतह पर पाए जाने वाले पादप, सतह पर पाए जाने वाले, अर्थात जो जल में तो हैं लेकिन मुख्य पादप इसका सतह के, पानी की सतह के ऊपर उपस्थित होता है। दूसरा होता है पानी के अंदर पाए जाने वाले, पानी के अंदर पाए जाने वाले। तो ये 2 कैटेगरी के, अलग अलग कैटेगरी के पादप हैं जो हमें जलीय पादपों में देखने को मिलते हैं। दोनों के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हम तैरने वाले पादप अर्थात जो सतह पर पाए जाते हैं उन पादपों के बारे में बात करने वाले। जलीय पादपों में कौन से पादपों की बात कर रहे हैं? जो सतह पर उपस्थित होते हैं, जो एक तरीके से तैर रहे होते हैं। देखो उदाहरण सबको आता होगा, कमल का पादप। कमल का पादप पानी के ऊपर तैरता रहता है, एक तरीके से कीचड़ वगैरह पानी की जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा जलकुंभी, तो ये आपके जलीय हैं लेकिन पानी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें क्या विशेषता है? देखो, अब पानी के ऊपर तैरना है तो तैरने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। इस कारण इनकी पत्तियां होती है थोड़ी चौड़ी होती हैं। ऐसे पानी नीचे होता है, ये पत्तियां होती हैं इनके ऊपर तैरती रहती हैं। पत्तियां चौड़ी होती है, सतह ज्यादा होता है, जिसके कारण उनको तैरने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो पहली विशेषता चौड़ी और सपाट पत्तियां, चौड़ी और सपाट पत्तियां पानी की सतह पर तैरने में क्या करती हैं? मदद करती हैं।
अब इनके पास पानी की तो बिल्कुल कमी है ही नहीं, तो स्टोमेटा को बंद करने के लिए तो कोई समस्या है नहीं, बंद करना ही नहीं है एक तरीके से। स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान हवा से होता रहता है। नीचे की सतह पर तो पानी है, तो यहां पर स्टोमेटा होने का कोई मतलब नहीं है, रंध्र होने का कोई मतलब नहीं है। केवल ऊपरी सतह पर होते हैं जिनसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन भी होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन इनके लिए समस्या नहीं, क्योंकि इनके पास पानी की अधिकता है। एरनकाइमा उत्तक, यह विशेष प्रकार का एक उत्तक होता है। यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, उत्तक। और यह उत्तक क्या करता है कि इन उत्तक में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं एक तरीके से। जैसे आपने वो एक दबने वाली बॉल देखी होगी, उसको जब आप हाथ में लेकर दबाते हैं तो दब जाती है, स्पंज जिसे हम बोलते हैं, स्पंज बॉल। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें आपकी हवा भरी रहती है। इसी प्रकार से इनमें विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिनमें छिद्र होते हैं, उनमें हवा भरी रहती है, और हवा भरने के कारण वो पादप होता है हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वो पानी के ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। तो एरनकाइमा उत्तक होता है। एरनकाइमा का याद रखना, एरन का मतलब होता है ऐसा उत्तक जिसमें एयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एयर। तो हवा से भरे हुए होते हैं ये उत्तक, और जिससे पौधा होता है वो तैरता रहता है। डंठल होते हैं लंबे और स्पंजी डंठल होते हैं। डंठल जो नीचे से आ रहे हैं और ऊपर जुड़ रहे हैं वो भी लंबे होते हैं, जिससे कि वो पानी के अंतर्गत आसानी से सतह तक जा पाए और जुड़े रहे। स्पंजी होते हैं, स्पंज का मतलब वही हवा वाला उत्तक उसके अंतर्गत पाया जाता है। लचीलापन होता है जिसके कारण से, और उछाल होता है, स्पंज की तरह पानी के अंतर्गत ऊपर तैरने में क्या करता है, मदद करता है, स्पॉन्जी होता है। सतह पर रहने वाले पौधे अधिकतर प्रकाश लेते हैं, क्योंकि ये पानी की सतह पर होते हैं, इस कारण प्रकाश की मात्रा को अधिक ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पहले जलीय पादपों के अंतर्गत हमने देखे हैं जो हमारे तैरने वाले पौधे हैं। इनके उदाहरण हम देखेंगे चित्र की सहायता से, लेकिन पहले हमने देख लिए हैं तैरने वाले पौधे। तैरने वाले पौधों के बाद में अब हम पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधों के बारे में बातें कर रहे हैं, अर्थात पानी के अंदर डूबे हुए पौधे। डूबे हुए पौधे, और इसके उदाहरण है जैसे हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये सारे के सारे आपके जलीय पादप हैं, लेकिन ये पूरे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। इनका बहुत कम हिस्सा या तो पानी के बाहर दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इनकी पत्तियां देखो, पहले वाली की पत्तियां चौड़ी थी, इनकी पत्तियां एकदम पतली पतली आपकी रिबन शेप में होती हैं, जो पानी के बहाव के साथ क्या होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो देखो इनकी पत्तियां होती हैं पतली और धागे नुमा होती हैं, पानी के बहाव के साथ उसको प्रभाव को क्या करती रहती है, कम। जिस तरफ पानी का बहाव होता है उसी तरफ वो हो जाती है। तो पतली रिबन जैसी आपके धागे नुमा पत्तियां होती हैं। क्यूटिकल की परत बहुत पतली या अनुपस्थित। बताओ क्यूटिकल की जरूरत है क्या? क्यूटिकल कब चाहिए? जब पानी की कमी हो। इनके पास तो पानी की कमी नहीं है, पानी ही पानी है। जब पानी की कमी नहीं है तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है वाष्पोत्सर्जन होने से? और वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल वैसे भी कमी हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर ही है, बाहर कैसे? धूप तो इनके ऊपर इतनी पड़ी नहीं रही। तो क्यूटिकल की परत बिल्कुल पतली या अनुपस्थित। पानी का अवशोषण सीधे सतह से करते हैं। स्टोमेटा अनुपस्थित, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। गैसों का आदान प्रदान पूरे शरीर से ही होता रहता है। जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं क्योंकि पानी तो इनके पास है। मुख्य कार्य केवल सहारा देना होता है उन जड़ों का, पानी अवशोषण करना इनका काम नहीं है, वो सतह से अवशोषित कर लेती हैं। और गहरे पानी में तैरने वाले पौधों में पत्तियां होती हैं, वो पतली होती है, पड़ चुके हैं, ताकि प्रकाश का आसानी से उनको मिल सके। चौड़ी पत्तियां इनमें नहीं पाई जाती हैं। तो हमने जलीय पादपों के अंतर्गत सतह वाले पादप भी देखे, और उसके बाद में डूबे हुए पानी के अंतर्गत, पानी में जो डूबे हुए होते हैं वो पादप भी हमने देख लिए। अब देखो जो चित्र मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये जलीय पादपों के चित्र है। भाई जो आप पादप देख रहे हैं ये जलीय पादप है या हाइड्रोफाइट्स इन्हें कहते हैं। और इनमें से एक तरफ का जो पादप है जो आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है, इसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी हैं, ये जलकुंभी है। और ये पानी के ऊपर तैरने वाला पादप है, जलीय पादप है लेकिन तैरने वाला। पत्तियां बिल्कुल क्या होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं।
और इनमें विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसके कारण से इनमें हवा भरी रहती है उन उत्तकों में और ये तैरते रहते हैं। दूसरी तरफ आप पादप देख रहे होंगे, इनकी पत्तियां लंबी लंबी हैं, बिल्कुल रिबन की जैसी, और ये पत्तियां होती हैं, ये पानी के बहाव के साथ तैरती रहती हैं। और ये पादप है, ये आपके वेलिस्नेरिया नाम का पादप है। हालांकि दोनों ही कैटेगरी में अलग अलग पादप और भी होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल उदाहरण देना है कि जिससे आप उनको समझ सको। सभी पादपों को हम यहां पर नहीं बता रहे हैं। तो हमारे मरुस्थलीय पादप हो गए जीरोफाइट्स, हमारे जलीय पादप हो गए हैं हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद में अब जो हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पर, जिन पादपों की चर्चा करने वाले हैं वो पादप होते हैं हमारे पर्वतीय पादप। अभी तक जो दो कैटेगरी के पादप आपने देखे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि वो सारे पादप आपके समझ में आ गए होंगे, उनकी विशेषताएं आपके समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतना कुछ हार्ड यहां पर है नहीं, सारी चीजें सिंपल हैं। 12th क्लास तक जो हम चीजें पढ़कर आते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं, ये सारी चीजें हमारी पहले से पढ़ी हुई होती हैं। यहां पर केवल उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह हमारे दिमाग में लाना होता है। जो चीजें बिखरी हुई होती हैं उनको इकट्ठा करना है हमें। तो देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं पर्वतीय पादपों की। पर्वतों पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। मरुस्थलीय पादपों से भी अलग परिस्थितियां, जलीय पादपों से भी अलग ही परिस्थितियां। एक तो यहां पर ऊंचाई, वायुदाब कम है, कई बार ठंड ज्यादा होती है, कई बार बर्फ पड़ती है, तो इन परिस्थितियों से इनको निपटना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान होता है वो कम, हवाएं होती हैं वो तेज, कई बार बर्फबारी का सामना करना पड़ता है, मिट्टी होती है कम क्योंकि चट्टानें होती हैं, जैसी कठिन परिस्थितियां होती हैं। और इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए पौधों में विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित होते। कौन से पादपों की बात कर रहे हैं? पर्वतीय पादपों के बारे में बातें कर रहे हैं। अब जो पर्वतीय पादप हैं उनमें अनुकूलन कौन कौन से पाए जाते हैं? पर्वतीय पादपों के अनुकूलन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज या पहले से ही पढ़ते होंगे कि आकार होता है वो शंक्वाकार। देखो, जो मरुस्थलीय पर्वतीय पादप होते हैं उनका पादप ऐसा होता है, जैसे ये तना है, और ये पादप होते हैं ऐसे शंकु के आकार के होते हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसे पादप पाए जाते हैं। इसका फायदा क्या है कि मान लो इनके ऊपर बर्फ गिरी तो बर्फ फिसलकर क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो देखो, शंक्वाकार पादप पाया जाता है। पौधे का आकार शंकु जैसा, मतलब नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, और इससे बर्फ आसानी से नीचे फिसलकर आती है और शाखाएं होती हैं वो टूटने से बचे जाती हैं। तो पर्वतीय पादपों की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता, पत्तियां होती हैं वो सुई जैसी होती हैं, चौड़ी पत्तियां इनके ऊपर नहीं पाई जाती हैं। क्यों भाई? क्योंकि पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बर्फ जमा नहीं होती है। चौड़ी पत्तियां होंगी तो उनके ऊपर बर्फ जम सकती है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है चौड़ी पत्तियों में, और जो नुकीली पत्तियां होती हैं, सुई जैसी पत्तियां होती हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। मोटी क्यूटिकल की परत वही मरुस्थलीय पादपों की जैसे, क्योंकि यहां पर भी पानी की कमी होती है पर्वतीय पादपों में, तो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर मोटी मोम जैसी परत होती है जो इनको ठंड से बचाती है एक तो, और जल की हानि को भी क्या करती है, रोकती है। जलीय पादपों में हमने देखा था कि क्यूटिकल की परत थी वो बिल्कुल क्या थी, पतली, या फिर कैसी थी, अनुपस्थित थी। तो सारी चीजें सिंपल सिंपल सीख है, एक बार अगर हमारे दिमाग में रह जाती हैं तो कोई खास बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। देखो भाई, ये पादप होते हैं सदाबहार। सदाबहार का मतलब, अब ये सदाबहार वनों वाले नहीं है, सदाबहार का मतलब ऐसे पादप जिनमें पत्तियां नहीं गिरती हैं विशेष मौसम में, पत्तियां वर्ष भर क्या रहती हैं, हरी ही रहती हैं। तो ये पौधे साल भर हरे रहते हैं, पत्तियां गिरती नहीं हैं, कम समय में प्रकाश संश्लेषण भी करे पाते हैं, तो ये सदाबहार होते हैं। तना होता है बिल्कुल मजबूत और शाखाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तना मजबूत और लचीला होता है, तेज हवाओं में
बर्फ के बाहर को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तेज हवाओं में इन पादपों को क्या करता है, बचाता है, क्योंकि मजबूत तना है। फिर इसके बाद में जड़ें होती हैं गहरी चट्टानों में पानी को अवशोषित करने के लिए। जड़ें गहराई तक जाती हैं क्योंकि चट्टानी मिट्टी में भी मजबूती से इनकी क्या बनाकर रखती हैं, पकड़ बनाकर रखती है। नहीं तो हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, पानी इनको अवशोषित करना है, तो फिर जड़ें होती हैं गहरी होती हैं। ठंड सहन करने की इनमें विशेष क्षमता पाई जाती है। कोशिकाओं में विशेष पदार्थ जैसे कि शर्करा होते हैं और ये पौधों को ठंड में जमने से क्या करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि तापमान बिल्कुल कम हो जाता है। अगर उन कोशिकाओं में जो उसका कोशिका द्रव्य होगा वो जम सकता है, तो इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वृद्धि इनकी भी धीमी हो जाती है क्योंकि जिंदा रहने पर फोकस करते हैं। कम तापमान और कम पोषक तत्वों के कारण पौधों की वृद्धि होती है वो धीरे होती है, धीमी होती है, धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा है, पर्वतीय पादपों के बारे में देखा है। पर्वतीय पादपों में उदाहरण देवदार का वृक्ष, चीड़ या पाइन का वृक्ष, फर का पादप, बुरांश पादप। तो ये अलग अलग कैटेगरी के क्या होते हैं, पादप पाए जाते हैं। किसमें, पर्वतीय पादपों के अंतर्गत। तो पर्वतीय पादपों में देवदार, चीड़ और फर। और यहां पर आप डायग्राम भी देख लो। ये जो डायग्राम है, पर्वतीय जो पादप होते हैं उन पर्वतीय पादपों के डायग्राम है। उनकी विशेषता है कि शंकु के आकार के पादप पाए जाते हैं, जिनसे आपकी बर्फ होती है इनके ऊपर जमी नहीं रहती, वो फिसलकर नीचे की ओर आ जाती है। पहला पादप जो आप देख रहे हैं ये देवदार का पादप है। पहला पादप जो आप देख रहे हैं ये देवदार का पादप है। देखो पादप देखो लंबे हैं और विशेषता है कि इनकी पादप शंकु के आकार का है। ये जो पादप है ये आपके चीड़ का पादप है या जिसे हम पाइन कहते हैं, और ये जो पादप है ये फर का पादप है। तो इस प्रकार से ये जो पादप आप देख रहे हैं ये पादप पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, पादप होते हैं। और इनमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। तो जो पादपों में हम अनुकूलन पढ़ रहे हैं भाई, सब लोग हम जो अनुकूलन पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हमने मरुस्थलीय पादपों में की क्या विशेषताएं होती हैं उसके उदाहरण भी देखे। जलीय पादपों की विशेषताएं उनके उदाहरण देखे, पर्वतीय पादपों की विशेषताएं और उनके भी उदाहरण देखे। इसके बाद में अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिनमें हम एक कह सकते हैं लवणीय पादप, या जिन्हें दलदली भूमि वाले कहते हैं। अब दलदली भूमि कहां होती है, देखो दलदली भूमि या लवणीय भूमि कहां होती है। जैसे हमारा समुद्र का किनारा हो गया, कोई नदी का किनारा हो गया, उन क्षेत्रों में ये विशेष प्रकार की लवणीय भूमि या दलदली भूमि होती है, ये पाई जाती है। और उन क्षेत्रों के पादप होते हैं वो अलग कैटेगरी के पादप होते हैं, उनमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। क्योंकि वहां पर पानी में लवण की मात्रा अधिक है, इस कारण से उन पादपों में लवण को सहन करने की क्षमता है। उनमें कुछ विशेष ऐसी ग्रंथियां हैं जो इस लवण को इकट्ठा भी कर सकती हैं और इसको बाहर भी निकाल सकती हैं। तो देखो भाई, लवणीय मतलब खारे वातावरण जैसे समुद्री तट, दलदली क्षेत्र, और दलदली क्षेत्र वाले जो वन होते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं भाई, मैंग्रोव वन कहते हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है। तो मैंग्रोव में पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे वातावरण में उगने वाले पौधों को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। याद रखना, क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। मरुस्थलीय पादपों को जीरोफाइट, जलीय पादपों को हमने हाइड्रोफाइट और लवणीय पादपों को हमने हेलोफाइट। हेलो कैसे याद रखना है, हेलोजन से। हेलोजन आप सभी जानते होंगे, 12th में आसानी से केमिस्ट्री पढ़ी होगी। हमारा एक वर्ग होता है, वर्ग नंबर 17, जिसे हम हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन में ज्यादातर हमारे जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ऐसे आदि पाए जाते हैं। तो वो नमक वगैरह में होते हैं, लवण बनाते हैं ज्यादातर। तो ये हेलोफाइट्स होते हैं, ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में नमक के प्रभाव को सहन करने की क्षमता होती है
और जीवित रहने के लिए विशेष प्रकार के अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। इन अनुकूलनों में यदि हम देखें तो नमक का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि जल वो लवणीय है और लवणीय पादप है, जो लवण है, नमक है, उसको पौधों के शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कुछ पौधों में, पत्तियों में साल्ट ग्लैंड, लवणीय ग्रंथियां, लवणीय ग्रंथियां होती हैं और ये अतिरिक्त नमक को बाहर निकाल देते, जो एक्स्ट्रा नमक होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और पत्तियों पर नमक की परत देखी जा सकती है, पत्तियों के ऊपर नमक की परत भी हमें देखने को मिल सकती है। तो एक तो ये विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट लवणीय पादपों में। फिर इसके बाद में पत्तियां होती हैं वो मोटी और मांसल होती हैं। पत्तियां मोटी और रसदार होती हैं, इनमें पानी संग्रह होता है जिससे कि नमक के प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। पत्तियां मोटी होती हैं जिसमें नमक वगैरह का संग्रह तो होता है, लेकिन पानी भी इकट्ठा रहता है, और पानी इकट्ठा रहता है जिसके कारण से उस लवण है या वो जो उसका खारापन है उसको क्या किया जा सके, एक तरीके से कम किया जा सके। भाई पानी डालेंगे तो खारापन कम हो जाएगा। आपके पास मान लो चीनी है, मीठा पानी है या नमक का पानी है, उसमें अगर केवल और पानी डाल देंगे तो उसका खारापन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो खारेपन को कम करने के लिए पत्तियां होती हैं मोटी और मांसल होती हैं। इसके बाद में यह सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इन पादपों की, विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं और इन जड़ों को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर जो दलदली पादपों में पाई जाती है। हम देखेंगे डायग्राम में ये जड़ें होती हैं। देखो नॉर्मली जड़ें होती है जमीन के अंदर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन ये जड़ें क्या होती हैं कि जमीन में से निकलकर बाहर आ जाती हैं, नुकीली। ये जड़ें पानी के ऊपर की ओर जमीन के ऊपर की ओर निकलती हैं, जिन्हें हम श्वसन जड़ें कहते हैं। ये ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं और दलदली और ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों में ये उपयोगी होती हैं। ये जड़ें देखो नीचे की तरफ पानी क्या दिखता है, दलदली क्षेत्र है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। अब पादप को जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए जड़ें क्या हो जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है। प्रोप जड़ें भी पाई जाती है। प्रोप का मतलब जो तना होता है, उस तने को सहारा देने के लिए कई जड़ें होती है, तने से निकली हुई होती हैं, और ये जड़ें बहुत सारी जड़ें होती हैं जो तने से निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं, जिससे कि वो तने को क्या मिले, सहारा मिले। तो प्रोप जड़ें तने से बाहर निकलकर जमीन में जाती हैं और पौधे को कीचड़ में क्या प्रदान करती है, मजबूती और सहारा प्रदान करती है। डायग्राम में हमें देखेंगे। नमक को जमा करना, कई पादप होते हैं नमक को इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ पौधे होते हैं नमक को अपने उत्कों में क्या कर लेते हैं, जमा करे लेते हैं और बाद में उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं। जिन पत्तियों में इकट्ठा किया उनको गिरा देते हैं, जिससे नमक का क्या किया जा सके, संतुलन किया जा सके। बाद में पत्तियों को गिराकर नमक को बाहर करे देते हैं। इसके अलावा बीजों में विशेष प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है। बीज पौधों पर ही अंकुरित होने लगते हैं और इससे नए पौधे को जल्दी सहारा मिले जाता है। इनके बीजों की विशेषता है कि वे बीज हैं, पादप पर लगे हैं, उसी समय अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। कि जिस समय अंकुरित हो रहे हैं उस समय मूल पादप से, अपने मात्र पादप से पोषण ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उनको सहारा मिल रहा है, और बाद में ये अलग होकर नया पादप बना लेते हैं। और कम वाष्पोत्सर्जन होता है इनमें। पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत होती है, जल की हानि कम होती है इससे। इसमें उदाहरण देखो, मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव, ऐसे वनों को हम मैंग्रोव वन कहते हैं दलदली क्षेत्रों में। और सुंदरी पादप, आपको याद होगा भारत का जो सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। और ये सुंदरवन डेल्टा है आपके गंगा नदी है उसका डेल्टा है, जो आपके कहां गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। और ये आपके पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। उसको सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर ये सुंदरी के पादप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से पादप पाए जाते हैं? सुंदरी पादप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी कारण उसे सुंदरवन कहते हैं। और इसके अलावा राइजोफोरा, ये पादपों के क्या है भाई, उदाहरण है। अभी आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के जो हम पादप देखने वाले, देखो
ये मैंग्रोव वनों के पादप है, ये मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वनों में ये पादप है। इनकी देखो ये यहां पर ये विशेष ऐसी जड़ें निकली हुई हैं, ऊपर की तरफ जैसे कांटे निकल रहे हैं, नीचे से जमीन में से ऐसी जड़ें निकली हुई हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी क्या निकली हुई हैं, जड़ें। और ये पादप है, ये सुंदरी पादप है, जो विशेष रूप से सुंदरवन में पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये हमारे कौन से पादप थे, लवणीय पादप या जो दलदली क्षेत्र के पादप थे, वो पादप हम बात कर रहे थे। और अब इसके बाद में हम विशेष रूप से जो वर्षा वन होते हैं, जो सघन वन होते हैं, उनके अंतर्गत जो पादप पाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने अलग अलग क्षेत्रों के सभी पादपों को देख लिया है। तो अभी हम लास्ट जो चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे सघन वर्षा वन पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, घने वन होते हैं, जैसे अमेजन वन हो, जो अमेजन वन है, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा वन बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर जिसे बोला जाता है विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि ये कुल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन करता है। कौन से? अमेजन के वर्षा वन। तो ये वर्षा वन और पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वर्षा वनों में पौधों में अनुकूलन कैसे होते हैं। वर्षा वन होते हैं क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जंगल होते हैं एकदम घने होते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कम प्रकाश होता है, जैसी परिस्थितियां होती है। और इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए पौधों में विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। प्रकाश की मात्रा बिल्कुल कम, नीचे वाले पादपों तक तो प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, छोटे पादपों को, बड़े पादप ऊपर एकदम घने होते हैं। तो मुख्य अनुकूलन यदि हम देखें तो बड़ी और चौड़ी पत्तियां होती है। ये जो पादप होती है, इनकी पत्तियां बिल्कुल बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी होती हैं। पानी की बिल्कुल कमी है ही नहीं, धूप भी बहुत बढ़िया होती है, तो पत्तियां बड़ी होती हैं, कम प्रकाश में भी अधिक प्रकाश का संश्लेषण कर पाती हैं। अब देखो, पत्तियां चौड़ी हैं, वैसे इन क्षेत्रों में जिनमें ये पाए जाते हैं वहां प्रकाश होता है, लेकिन क्योंकि ये घने वन है, इस कारण जो ऊपर पादप की पत्तियां उनको तो प्रकाश अधिक मिलता है और नीचे वाले को बहुत कम मिलता है। तो चौड़ी पत्तियां होने के कारण वो पादप भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, प्रकाश प्राप्त कर पाते हैं। ड्रिप टिप, ड्रिप टिप का मतलब क्या है? देखो, इनकी पत्तियां चौड़ी हैं और चौड़ी पत्तियों के आगे एक नुकीला सिरा होता है। जैसे ये पत्ती है, ऐसे पत्ता है, जो इसकी पत्तियां हैं उसके आगे एक नुकीला सिरा है, जिसके कारण से इन पे जो भी पानी होता है वो बहकर एक बूंद के रूप में ऐसी गिरता रहता है, जिससे पानी इकट्ठा नहीं होता है। तो देखो, पत्तियों के सिरे पर नुकीले होते हैं, पानी जल्दी से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, इनके ऊपर भरा नहीं रहता है। लंबा और सीधा तना, तने बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि ये ऊपर निकलना चाहते हैं प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ऊपर की ओर बढ़कर ये सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं। सतही जड़ें, क्योंकि वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो गहरी जड़ों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो जड़ें जमीन की ऊपरी सतह पर फैली होती हैं, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत में ही पोषक पदार्थ होते हैं, ये पाए जाते हैं और पानी की इनके पास कमी होती नहीं है। तो ये वर्षा वनों की विशेषताएं हैं। इसके बाद में यदि हम देखें, बेट्रस जड़ें, ये जड़ें होती है सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, तने के आधार पर फैली हुई कुछ चौड़ी जड़ें होती हैं, जो बड़े पौधों को सहारा और स्थिरता प्रदान करती हैं। एपीफाइट्स, ये याद रखना, एपीफाइट, इन्हें हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं अधिपादप। देखो, ये जो वन होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होता है कि पादपों के ऊपर कुछ छोटे छोटे पादप होते हैं, पादपों पर ही पाए जाते हैं, और उनकी जड़ें नीचे लटकती रहती हैं, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है, तो वातावरण से नमी ग्रहण कर लेते हैं और उन पादपों के ऊपर, उन पादपों से पोषण प्राप्त कर लेते हैं, बड़े पादपों से। तो यहां पर अधिपादप मतलब एपीफाइट्स पाए जाते हैं। जैसे आर्किड का पादप, कुछ पौधे होते हैं दूसरे पेड़ों पर उगते हैं, जैसे आर्किड का पादप, इन्हें सूर्य का प्रकाश आसानी से मिलता है। अगर नीचे होंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अब छोटे पादप है तो पादपों के ऊपर ही उगने लग गए।
नमी मिल ही जाती है, पोषण उन बड़े पादपों से प्राप्त करे लेते हैं। ये पोषण हवा से और वर्षा से लेते हैं और पादपों से प्राप्त करे लेते हैं। लताएं, लताएं का मतलब बेल वगैरह भी इनमें यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती, पादपों के सहारे ये चढ़ती रहती है। ये पौधे पेड़ों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं और प्रकाश प्राप्त करने के लिए, तो लताएं बेल वगैरह पाई जाती। क्यूटिकल की परत पतली होती है क्योंकि जल की बहुत कमी है नहीं। अधिक नमी होने के कारण मोटी क्यूटिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इनकी क्या होती है, विशेषता होती है। प्रमुख उदाहरण में महोगनी, देखो बहुत अलग अलग प्रकार के पादप मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पादप है, रबर के पादप आपके वर्षा वनों में अधिक पाए जाते हैं। अब ये नॉर्मल वो रबर नहीं है जो आप छोटे छोटे प्लांट्स आप घर पर लेकर आते हैं, रबर वाला पादप, ये बड़े प्लांट्स हैं, रबर इनसे जो प्राप्त होता है। ये आपके विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है, लगभग रोज ही वर्षा होती है और वहां पर ही ऐसे वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बांस के पादप, आर्किड हमने अधिक पादप के रूप में देखा ही है। तो यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के क्या है पादप। देखो सबसे पहला पादप जो आप देख रहे हैं, इधर जो पादप आप देख रहे हैं ये रबर का पादप है भाई। किसका पादप है, रबर का। यहां पर देखो इनमें ऐसे कट लगाकर इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, रबर प्राप्त किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, एक लेटेक्स दूध जैसा पदार्थ होता है, फिर उन्हीं से रबर बनता है। और यहां पर देखो ये एक पादप की क्या है, शाखा, और इस पादप की शाखा के ऊपर एक ऐसे छोटा सा पादप उगा हुआ है, ये आर्किड का पादप है। किसका पादप है, आर्किड। ये अधिक पादप, इसकी जड़ें देखो ऐसे लटकी हुई हैं हवा में, हवा की नमी से ये क्या प्राप्त कर रही हैं, अपना पोषण प्राप्त कर रही हैं, अपनी पानी प्राप्त कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये आपके अधिक पादप, आर्किड के पादप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं, उनमें कैसे कैसे अनुकूलन होते हैं, उनकी कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं, उनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने मरुस्थलीय पादपों के बारे में, जलीय पादपों के बारे में, इसके अलावा हमने बात की है पर्वतीय पादपों के बारे में, इसके अलावा लवणीय अर्थात दलदली पादपों के बारे में, और इसके अलावा हमने जो बात कर रही है कि सघन वर्षा वन जो पाए जाते हैं उनके पादपों के अंतर्गत क्या क्या अनुकूलन होते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा की है। और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत जो जंतुओं में अनुकूलन होते हैं वो देखा था अलग अलग क्षेत्रों में, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने पादपों के अनुकूलन देखे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोगों को ये जो हमारा वीडियो है ये कैसा लगा है, सारी चीजें आपके आसानी से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप यहां तक एंड तक आ गए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं भाई। यहां तक पहुंचने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं तो यह गलत बात है भाई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।